अफेक्ट करती है, हम ये देख रहे थे। हम पिछली क्लासेस में ये देख रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होता है। उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट जो लास्ट क्लास के लास्ट 10 मिनट्स में हमने देखा था। सो अभी हो सकता है आपको फ्यू सेकंड्स के लिए साउंड लो लगे, बट इट विल डेफिनेटली गेट ओके, बिकॉज अभी एक कॉल आया था, शायद इसीलिए साउंड थोड़ा सा सप्रेस हुआ, बट अभी ठीक हो जाएगा विद इन अ मिनट। ओके, सो अब आप अपने एग्जाम्पल्स में कुछ ये ड्राइंग्स नोट करोगे। यहां पर आप देख सकते हो मैंने फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया, फिनोल की मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया और फिनोल की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया। और क्वेश्चन आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले इस चीज को देखने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया था, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, कि किसी एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी टाइटली पकड़ा, दूसरे ने तीसरे मॉलिक्यूल को कितनी टाइटली पकड़ा। क्योंकि जब हम किसी कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करेंगे तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर को करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ताकि सॉलिड से लिक्विड बनाते वक्त उनके बीच की दूरी बढ़े, पर मॉलिक्यूल के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उनको नहीं तोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट कर गई तो आइस के अंदर ओएच बॉन्ड नहीं ब्रेक करना। एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल को अगर देखो तो इस ड्राइंग में पैरानाइट्रोफिनोल का एक मॉलिक्यूल और पैरानाइट्रोफिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल सपोज, और इसके हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को पकड़ा। यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपने नेबरिंग ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट किया हो, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए। इसी तरीके से इस फिनोल के एच ने किसी नेबरिंग थर्ड मॉलिक्यूल के नाइट्रो के ऑक्सीजन को पकड़ा, लाइक हियर यू कैन सी। इसका मतलब जब आप पैरानाइट्रोफिनोल देखते हो उसमें दोनों ग्रुप्स क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, दे आर एट 1 and 4 पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच अदर, तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तो सारी चेन जुड़ती जाएगी। तो अगर ऐसे केस में हमें मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना हो तो हमें ज्यादा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा अगर मैंने पर यूनिट वॉल्यूम देखूं तो मेरे पास मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि काउंटिंग वाइज भी ज्यादा है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि जहां मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, दे नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक दोस बॉन्ड्स ताकि हम उनको अलग अलग करें तो सॉलिड से लिक्विफाई कर सकें या लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूल, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मोर इज द एक्सटेंट ऑफ intermolecular hydrogen bonding, more energy is required to separate the molecule from each other. अब अगर यही हम इंट्रामोलिकुलर में देखें, जब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अगर बात हो तो जहां भी कहीं दो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले दो ग्रुप 1 and 2 पोजीशन पे होंगे तो वो तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे फॉर्मिंग द 6 मेंबर ग्रुप। लेकिन अगर ऐसे केस में आपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का पकड़ा, सो दिस हाइड्रोजन कैन प्रेफर कि वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। यानी कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ने दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को नहीं पकड़ा। इसका मतलब कि इनको अलग अलग करना रिलेटिवली आसान है। आई विल से इनको अलग अलग करना इज रिलेटिवली इजियर क्योंकि लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम। अगर यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो डेफिनेटली सारे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी। सो आई विल से दैट
less extent of hydrogen bonding, so less energy is required to separate the molecule, lower will be the melting point of volume. तो जब हम कभी किसी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंपैरिजन किसी इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर फॉर दोस व्हिच हैव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन. अब पैरा पोजीशन में तो ये ऑपोजिट एक दूसरे से दूर थे, तो उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली स्ट्रांग थी क्योंकि वो इंट्रामोलिक्यूलर नहीं कर सकते. लेकिन ऑर्थो के केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, तो अगर ऑर्थो आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा और पैरा वाले का सबसे ज्यादा है तो मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी बिटवीन. सो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑर्थो आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट लो, पैरा वाले का कम, मेटा वाले का कम, पैरा वाले का बहुत ज्यादा. I just want to confirm, Sudhanshu नाम का स्टूडेंट है ना, voice is low. Is it manageable or definitely I should ignore him? Is it low? Okay. तो मैं लास्ट अटेम्प्ट करूंगा वॉल्यूम को रेक्टिफाई करने की. हेलो, नाउ इज दैट फाइन? Because from my side volume is completely at the full. Not okay. Let me reconnect. Okay, let me reconnect the Bluetooth. Yes, students. अब बताओ, ठीक है? I have connected it again. Okay. All right. So I will simply say that पैरा कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर होगी, और ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसमें वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एवरेज टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर मिडल वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट इज नाइदर एज गुड लाइक पैरा नॉर एज वर्स लाइक ऑर्थो. सो मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होगा. अगर अभी किसी को आवाज का इशू लग रहा है तो आई गेस यू कैन लीव द मीटिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा. बट आई कैनॉट रिपीट इट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन टू वेस्ट द टाइम. ओके, सो जब भी किसी कंपाउंड में पैरा सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब दो ग्रुप्स पैरा पोजीशन पे होंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हमेशा बेटर होगी क्योंकि एक मॉलिक्यूल है दूसरे को पकड़ना है, दूसरे में तीसरे को पकड़ना है. मोर ओवर दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होते हैं वो हमेशा उनमें क्वालिटी ऑफ लाइक उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहेगा. सो मेटा वाले में इंटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, बट जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वालिटी जब भी हम कंपेयर करेंगे ऑर्थो वर्सेस पैरा में, तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑन द हायर साइड बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ. एंड ऑर्थो वाले में 6 मेंबर्ड रिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ा, दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड. बट ऑब्वियसली मेटा वाले में एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा होगा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा होगा, बट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट एज सिमेट्रिकल लाइक इन 1,4. So due to this we will say that melting point and boiling point increases as you go from ortho to meta, meta to para. Similar case salicylic. अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूं, if it is parasalicylic,
तो ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड में आप ये देख सकते हो कि जब दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट पैरा वाले में एल्डिहाइड ग्रुप एंड OH ग्रुप दे आर ऑलरेडी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कभी भी नहीं बना सकते विद इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वो कोई 6 नंबर रिंग ऐसे बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को पकड़ेगा और इसी तरीके से यहां ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा। मतलब मेरा ये कहने का है कि हाइड्रोजन ऑफ द वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल एंड इट कंटिन्यूज लाइक अ चेन। और जो सिमिट्री आ रही है 1 और 4 पोजीशन के कारण, तो 1 और 3 में इतनी अच्छी क्वालिटी का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं ये कहूंगा एक्सटेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मेक्स पैरा आइसोमर क्लोजली पैक्ड, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे। इसलिए इनको सॉलिड से लिक्विड बनाते वक्त या लिक्विड से गैस बनाते वक्त ये वाले बॉन्ड 1, 2, 3 मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वी विल हैव टू ब्रेक, और मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा एनर्जी चाहिए to break these all bonds, and that will increases their melting point and boiling point. So I will simply say that order of melting and boiling point increases as you go from ortho to meta to para isomers. So we will simply write in para isomers melting point and boiling point is highest because of intermolecular hydrogen bonds taking place among the different molecules. More energy is required to break hydrogen bonds required to separate the molecules. Therefore, melting point and boiling point increases. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पैरा आइसोमर्स में हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर यहाँ एक मॉलिक्यूल अपने आप में खुश है, दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप में खुश है, तो बीच में कोई तीसरे मॉलिक्यूल ने इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया, दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसलिए हमें यहाँ पे लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। आप यहाँ से जैसे भी समझ सकते हो, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर यहाँ देखो एक मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे इससे भी अलग करना, इसे इससे भी अलग करना। तो जब दोनों से अलग करना, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि दिस मॉलिक्यूल रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू मेल्ट। सो सिंपली better quality of the intermolecular hydrogen bond that increases the melting point boiling point of para isomer versus ortho isomer. नेचुरल सी बात है, अगर इस H का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पकड़ेगी विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। किसी स्टूडेंट ने ये पूछा कि आपने कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा उससे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया, क्यों ना बनाए? कंडीशन तो सिर्फ ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते वक्त H कनेक्टेड टू O, तो H कनेक्टेड टू O शुड बी कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन किसी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता है, ये भी बना सकता है, ऐसा नहीं है।
This oxygen can bind the H of some other molecule. This H can bind oxygen of another molecule. तो जिन कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। In short, more is the tendency to form intermolecular hydrogen bond. More is melting point or boiling point. ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बातें करते हैं ना तो हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल को उसके दूसरे मॉलिक्यूल से अलग करो। तो अगर कोई हमसे ये कह दे ना कि सपोज मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के पास ये जो ऑक्सीजन है अगर इसने किसी दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, इसने आगे किसी तीसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा तो इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और हमें ये वाले बॉन्ड जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ब्रेक करने पड़ेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए इस मॉलिक्यूल को सॉलिड से लिक्विड बनाने की या लिक्विड से गैस बनाने की। इसलिए जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पर अगर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा ही नहीं तो उनको सेपरेट करना तो पहले से ही लाइक नो एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड। सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां जहां होगी वहां वहां पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। नाउ हाउ इट अफेक्ट्स solubility of a substance. Effect on solubility. सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं, अगर कोई सॉल्यूट है, इसको मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर, अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट को पसंद करेगा तो सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चीनी पानी में घुलती है, नमक पानी में घुलता है, क्यों? क्योंकि दे लाइक वाटर। अगर सॉल्यूट लव सॉल्वेंट तो दैट सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। अब कोई चीज पानी को कितना पसंद करेगी ये डिपेंड करता है इसका इसके साथ ट्यूनिंग कितना अच्छा है, बॉन्डिंग कितना अच्छा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इच्छा जाहिर की तो इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट लविंग होगा तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट बढ़ेगी जहां सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाए। या किसी भी तरह का बॉन्ड, सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने में खुश है तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। अब आप ये देखो, अगर मैं सपोज आपके सामने एग्जांपल लूं, सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ मिथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, यानी कि H पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। अब अगर सपोज करो वाटर के ऑक्सीजन के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि ये मॉलिक्यूल वाटर लगेंगे, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। तो अगर ऑक्सीजन नेगेटिव ऑफ द वाटर, H पॉजिटिव ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने को तैयार है, इससे मैं कहूंगा सॉल्यूट सॉल्वेंट लविंग हो गया। ऐसे केस में कोई मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व करेगा,
पर आप मुझे ये बताओ, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप क्या नाम दोगे, इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर? जब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, ऑब्वियसली इंटरमोलिक्यूलर। इसका मतलब ये हुआ, जब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल पानी को पसंद करेगा, मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व करेगा। मान लो अगर मैंने आपके सामने यही एग्जांपल लिया होता ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड का, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिया, अगर मैं इस H की बात करूं, H कनेक्टेड टू N, ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव, और इसको बोला कि तू ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वो कह रहा नहीं मैं नहीं खुश। मैं ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई मुझे जो स्वाद अपने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मिलेगा, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग बनेगी, वो मजा मुझे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन ने अगर वाटर के ऑक्सीजन को नहीं पकड़ा और अपने मॉलिक्यूल के किसी ऑक्सीजन को पकड़ लिया, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल की अफिनिटी, मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन पानी के लिए घट जाएगा या बढ़ जाएगा? व्हाट विल हैपन? क्या ऐसे केस में मॉलिक्यूल वाटर लविंग हो पाएगा अगर वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना ही ना चाहे? तो ऐसे केस में मैं ये कहूंगा, सच मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर और दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो वाटर लविंग नहीं होता, वो सेल्फ लविंग होता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होने की टेंडेंसी हो, then it means that substance wants to get dissolved in water. अब यहां पे आपने अब ये चीज समझ ली है कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water increases solubility, but the molecules who has intramolecular hydrogen bond forming capability do not bind with water and become less soluble. बच्चों अगर आप इसकी बात करके देखो, मान लो यहां पे मैंने आपके सामने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल रखा और यही मैंने पैरानाइट्रोफिनोल रखा। दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना कौन चाहेगा, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन? कौन सा हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड ज्यादा होगा? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इसके OH के लिए अपना ऑक्सीजन दूर हो चुका है, दूर, लेकिन इसके H के लिए अपना ऑक्सीजन पास में है, तो अपने घर के बंदे को खुश करने की प्रेफरेंस हमेशा रहेगी रादर देन किसी पड़ोसी को खुश करना। तो मैं कहूंगा जब किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है, सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट वाटर लविंग। तो आपसे अगर कोई पूछे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में या पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा सॉल्युबल है, तब व्हाट विल बी योर आंसर? हु लाइक्स वाटर मोर? पैरा आइसोमर। पर बात पैरा को याद रखने की नहीं है, बात है कौन वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और कौन अपने साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में खुश है, वाटर के साथ नहीं खुश है। तो जिन कंपाउंड्स में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दे विल हैव लेस सॉल्युबिलिटी, और जिन कंपाउंड्स में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होगी, दे विल बी मोर सॉल्युबल।
आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल कि कब पता लगेगा कि कोई मॉलिक्यूल पानी को पसंद करेगा और कब कोई मॉलिक्यूल पानी को पसंद नहीं करेगा। पर यहां बात पानी की नहीं, सॉल्वेंट की है। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। अब जब आप आगे आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दिया एल्कोहल का, आई एम टॉकिंग ऑफ एल्कोहल अगेन। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल में ये कार्बन चेन एक कार्बन की भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी हो सकती है, लाइक मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कोई भी। लेकिन ये जो कार्बन चेन होती है, दिस इज नॉट वाटर लविंग। क्यों? क्योंकि इसको हम तब समझेंगे जब हम आने वाले टाइम में टॉपिक पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। बट ये मान के चलो फॉर द टाइम बीइंग आर कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी को पसंद नहीं करती। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपने ये वर्ड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पहली बार नहीं सुना। जिन बच्चों ने 9th या 10th में सोप के बारे में सुना हो, तो सोप के स्ट्रक्चर में आपने कभी ऐसा सुना होगा, लॉन्ग कार्बन चेन एंड सम ग्रुप वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड दिस लॉन्ग कार्बन चेन is water hating, hydrophobic। अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो कि ये जो कार्बन चेन होती है ना किसी भी कंपाउंड के अंदर, कार्बन चेन पानी को पसंद नहीं करती। इसकी एग्जांपल देता हूं, प्लास्टिक पानी को पसंद करता है क्या? नहीं करता ना, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एंटायर पॉलीमर, कार्बन चेन। पॉलीथीन ये कार्बन चेन। तो जहां कार्बन का एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा, जहां कार्बन चेन लंबी होगी, वो वाटर लविंग नहीं होगी, वो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगी। अब मैं इस पॉइंट को आपके सामने क्यों रख रहा हूं? मीथेनॉल, मीथेनॉल नाम से क्लियर, 1 कार्बन की चेन। इथेनॉल 2 कार्बन की चेन। प्रोपेनॉल 3 कार्बन की चेन। ब्यूटेनॉल 4 कार्बन की चेन। मैं कार्बन चेन बड़ी करता जा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं कार्बन चेन बड़ी करता जाऊंगा ना, उस अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता घटती जाती है, क्योंकि कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती है वो इस OH ग्रुप को रैप कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वाटर का ऑक्सीजन पास में आना चाहता है, पर अगर ये कार्बन चेन लॉन्ग होती गई, कार्बन चेन लॉन्ग होती गई, ये इसे रैप कर लेगी, ताकि वाटर जब इसके कांटेक्ट में आए तो कार्बन चेन से दूर से भगा दे। लाइक कार्बन चेन कंबल बन गई OH ग्रुप के लिए। ओप्पो 17 बोल रहा है कि आवाज कम आ रही, तो ओप्पो 17 लेक्चर रिकॉर्डेड सुन लेना, ठीक है? इससे बेटर हो नहीं पा रही अभी मेरे पास। तो OH ग्रुप, OH ग्रुप इससे मेरा फ्लो बहुत टूटता है आपको पढ़ाते हुए। ओके, तो OH ग्रुप वाटर के साथ तभी बॉन्ड बना पाएगा अगर उसके अराउंड कार्बन चेन ने उसको रैप ना किया। तो अगर रैप कर लिया, OH ग्रुप को कवर कर दिया, तो वाटर की एक्सेस OH की हाइड्रोजन तक नहीं रहती। इसलिए अल्कोहल को अगर वाटर सॉल्युबल होना है तो कार्बन चेन का छोटा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या कार्बन चेन का बड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अगर उस अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करना, स्मॉल, तो छोटी से छोटी अल्कोहल, छोटी से छोटी कार्बन चेन कितने कार्बन की हो सकती है? छोटी से छोटी कार्बन चेन 1, मीथेनॉल। इसलिए मीथेनॉल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन ये अल्कोहल, इथेनॉल की सॉल्युबिलिटी 2 कार्बन की चेन लंबी हो गई। तो आई विल सिंपली से दैट मिथेनॉल से इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी घटेगी
या बढ़ेगी? ऑब्वियसली एज यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द चेन, दिस कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जा रहा है। इसलिए अल्कोहल में मिथेनॉल, इथेनॉल, मैक्स प्रोपेनॉल तक ही अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होती है। पर अगर यही मैं 4 कार्बन 5 कार्बन पे चले जाऊं ना, वो वाली अल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होती। आपने घरों में अपने आसपास लोगों से या मे बी फादर या कजन्स में देखा होगा कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो अल्कोहल में पानी मिलाते हैं और वो अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होती है, क्योंकि जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है वो इथेनॉल है। इथेनॉल इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। मिथेनॉल पीने लायक ही नहीं होता, इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ। वैसे तो अल्कोहल हैज सर्टेन हार्म इफेक्ट्स, बट मिथेनॉल इज इवन मोर डेंजरस। बट अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि कार्बन चेन जो लॉन्ग होती है दैट हेट्स वाटर, दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट्स OH. So we will write here long carbon chain is hydrophobic, so with increase in the length of carbon chain, its tendency to form intermolecular hydrogen bond with water decreases its solubility. So solubility of methanol is less than that of ethanol, is even less than propanol. So I will simply say, sorry, methanol, its solubility is more than ethanol, and solubility of ethanol is more than propanol, and this solubility decreases in water as length of carbon chain increases. मैंने भले ही आपको यहाँ पे रैप करने की एक बात बोली है, बट रियलिटी में इसका कनेक्शन डाइपोल मोमेंट से है, जो हम लेटर ऑन आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने सिर्फ रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया। ओके, मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है लाइक दिस, इथेन 1,2-diol और कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं इथेनॉल, सबसे पहले ये चेक करो कौन वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला अल्कोहल या ये वाला अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल का कौन सा ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड में हिस्सा लेता है? OH। जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे एक मॉलिक्यूल में, उतनी ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर यूजुअली आपको कोई ये पूछे ना कि एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, हर हाइड्रोजन को एक एक काउंट कर लो और इसके ऊपर जितने लोन पेयर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप ये बोल सकते हो ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये पूछे वाटर ऑन एन एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल से कर सकता है, एक मॉलिक्यूल वाटर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? आप बोलोगे 4। कैसे? 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। क्यों ऐसा कहते हैं? एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे वाटर का ये OH है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव है, तो इसके एक लोन पेयर के साथ कोई दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ने पकड़ा होगा इसे, और एक लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन की इंटरेक्शन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की इंटरेक्शन इसके एक लोन पेयर से हो रही होगी, क्योंकि इस H को इवेंचुअली तो ये लोन पेयर ही चाहिए, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है।
इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ये हाइड्रोजन इसके किसी लोन पेयर को ऑक्सीजन को पकड़ रहा होगा और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर को पकड़ रहा होगा। तो अगर कोई हमें ये कह देना एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता होता है, तो आप कहोगे 1 2 3 4। कैसे काउंटिंग करनी है? टोटल लोन पेयर प्लस टोटल हाइड्रोजन। तो ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के अंदर। तो इसी तरीके से यहां पर देखो OH ग्रुप में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हर ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। और यहां अगर मैं बात करूं इथेनॉल में, यहां पर अल्कोहल का मॉलिक्यूल मैक्सिमम ऑन एन एवरेज कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3। तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा वाटर लविंग होगा। इसलिए किसी कंपाउंड के अंदर जितने OH ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, मोर विल बी नंबर ऑफ OH ग्रुप, बेटर विल बी, मोर विल बी इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसलिए किसी कंपाउंड के अंदर जितने OH ग्रुप बढ़ते जाते हैं, दैट इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी इन द वाटर बिकॉज OH इज वाटर लविंग। तो अगर मैंने यहां पे इसका कंपैरिजन, इथेनॉल का कंपैरिजन इथाइलिन ग्लाइकोल से किया और मान लीजिए मैंने यहां पे एक और मॉलिक्यूल ले लिया ऐसा, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो यहां चेक करो एक मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप है? एक मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप है। तो जैसे मैं एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ OH बढ़ाता जाऊंगा, इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बढ़ती जाएगी। तो मैं ये कहूंगा इथेनॉल से इथाइलिन ग्लाइकोल पे गए, इथाइलिन ग्लाइकोल से अगर ग्लिसरॉल तक गए, तो solubility in water will increase or decrease. What will happen to their solubility in water? So it will continue to increase because more number of OH, more will be extent of hydrogen bonding. So we can write here more number of hydrogen bond lover, that is OH group in a molecule, more will be its solubility in water. So glycerol की solubility will be more than ethylene glycol. It is more than ethanol. देखो जिन कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक OH है ना, एक मॉलिक्यूल में एक OH, तो हम ये कहेंगे दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब एक मॉलिक्यूल में एक OH, एक मॉलिक्यूल में दो दो OH, डाइओल, IUPAC नेम, डाइओल। सो दैट इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। दिस इज ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। पर मुझे एक बात ये बताओ, जैसे जैसे आप ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल पे गए, इसने ज्यादा सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ा, तो इसकी टेंडेंसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ज्यादा होगी या इसकी टेंडेंसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यू विल से दिस। तो जो ज्यादा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरों के साथ बना सके, वहां पर हमेशा solubility in water will increase. Solubility in water increases. Moreover, अगर मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूं, सपोज इसने अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा,
कुछ इस तरह से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे एक मॉलिक्यूल ने यहां पे अपने जैसे नेबरिंग मॉलिक्यूल को पकड़ा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है। ये सबसे ज्यादा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में होगी या फिर उसी कार्बन चेन पे अगर मैंने दो दो OH लगा दिए, क्या ये अपने जैसे दो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा? मतलब इसकी अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 बोला, तो इसका एक मॉलिक्यूल सपोज 3 मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है अपने जैसे, तो डाइहाइड्रिक वाला अपने जैसे 6 मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है, ट्राइहाइड्रिक वाला अपने जैसे 9 मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है। तो कहां सेम मॉलिक्यूल्स की अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल्स का पास पास आना, कलेक्शन में ओवरऑल उनकी कनेक्टिविटी कहां सबसे ज्यादा है? ट्राइहाइड्रिक में। तो ट्राइहाइड्रिक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का डाइहाइड्रिक से ज्यादा होगा, डाइहाइड्रिक का मोनोहाइड्रिक से ज्यादा होगा। मतलब जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वाटर के साथ है, तो उसकी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खुद जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ भी होगी। तो अगर जहां एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को ज्यादा संख्या में अगर पकड़ेगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा। आप ये खुद ही देख लो, ग्लिसरीन थिक लिक्विड होता है, और वो जो थिकनेस होती है किसी लिक्विड की थिकनेस, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी है, तो हम ये कहते भी हैं कि कोई लिक्विड उतना गाढ़ा होगा जितना उसके लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसपास पास ज्यादा होंगे। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अगर आसपास आने की एबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अगर उनमें ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थिकनेस भी बढ़ जाती है। कोई अगर ये कह देना कि अगर आप ग्लिसरॉल ले रहे हो, तो इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर दो, लाइक इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन को अपने ऑक्सीजन के साथ, इस हाइड्रोजन को अपने ऑक्सीजन के साथ, तो मैं ये कहूंगा दिस कुड हैव बीन पॉसिबल, बट जो मजा इसे दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ने में आएगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दे विल ट्राई टू बाइंड विद मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आएंगे तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज, मोर स्टेबिलिटी विल बी देयर, एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ग्लिसरॉल बोलूं या ग्लिसरीन बोलूं, दे आर सेम। ग्लिसरीन इज कॉमन नेम ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब डेली लाइफ में उसे ग्लिसरीन कहते हैं, बेसिकली वो ग्लिसरॉल ही है। सो जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH ग्रुप ज्यादा है किसी मॉलिक्यूल में, ऐसे केसेस में मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल, मोर विल बी देयर tendency to form intermolecular hydrogen bond. So more will be its melting point and boiling point as well. Moreover, viscosity. Viscosity मतलब गाढ़ापन किसी लिक्विड का, थिकनेस। जैसे कि आप देख सकते हो शहद की थिकनेस और नॉर्मल पानी की थिकनेस, जब शहद को गिराते हैं तो वो धार बनाता गिरता, लाइक थिक लिक्विड आ रहा है। तो मैं कहूंगा शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है पानी से, और उन लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को टाइट में पकड़ा है, और वो एक दूसरे को फ्लो करने में रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, लाइक इंटरनल फ्रिक्शन देंगे।
एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर होकर फ्लो करना चाहता है, बहना चाहता है, पर पहले ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तो एक मॉलिक्यूल फ्रीली मूव ही नहीं कर सकता, फ्लो ही नहीं कर सकता। ऐसा लिक्विड थिक होगा, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी कम होगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि शहद में क्या चीज है? चीनी। और अगर मैं चीनी की एग्जांपल दूं, लाइक ग्लूकोज, तो मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं आपके सामने। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHOH, 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 CH2OH। दिस इज ग्लूकोज। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 6 OH आ गए, तो इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इटसेल्फ कम होगी या ज्यादा होगी? अगर एक OH 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पक बना सकता है, तो यहाँ तो 6 OH है, और ऊपर से भले ये कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, पर ये ऑक्सीजन तो किसी के हाइड्रोजन को पकड़ सकता है ना। तो ये ऑक्सीजन भी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकती किसी के साथ, भले ही हाइड्रोजन कनेक्टेड टू sp2 ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, परंतु ये ऑक्सीजन किसी के हाइड्रोजन को, अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को पकड़ सकती है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस इन द शुगर सिरप। इसीलिए रीजन होता है कि चीनी पानी में जल्दी घुल जाती है। और दूसरी चीज, चीनी के अगर आप पानी ना मिलाओ, चीनी को मेल्ट करो, तो थिक लिक्विड बनता है, चाशनी जिसको कहते हैं, मिठाइयां बनाने के लिए, शुगर सिरप। तो उसके थिकनेस भी इसलिए क्योंकि चीनी के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ दिस कार्बन चेन, इन स्पाइट ऑफ कार्बन चेन होने की प्रेजेंस में भी अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर लविंग है, तो पक्की बात है, गारंटेड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी है, एंड दैट बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ OH ग्रुप। सो दैट्स व्हाई sugar has high melting point, boiling point. That's why sugar is solid at room temperature. किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ज्यादा पास आएगा, तो वो तो सॉलिडिफाई होते जाएंगे। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, दे जनरली एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर इन सॉलिड फॉर्म। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनकी वाटर में डिसॉल्व होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। सो जितने भी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बेसिकली दोज कार्बोहाइड्रेट्स, दोज शुगर्स, they are water loving and their own melting point, boiling point is high. So glucose, fructose, sucrose, in such molecules, extent of hydrogen bond is large. Therefore, its solubility in water, melting point, viscosity in their liquid form is relatively high. जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी ज्यादा है, अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना जानता है, वो वाटर लविंग होगा। और ऐसे लिक्विड्स या ऐसे सॉलिड्स की विस्कोसिटी, थिकनेस ज्यादा होगी। तो हमने ये चीज देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। कैन यू लिस्ट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जनरली इंक्रीज होती है किसी मॉलिक्यूल में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
or solubility in water or viscosity, and definitely stability also increases. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछूंगा। आपने कोई ऐसे लिक्विड देखे, कोई लिक्विड हवा में रखे तुरंत वाष्पित हो जाती है, वेपर फॉर्म में चले जाती है, हवा में रखा उड़ गया। कोई लिक्विड लाए, ढक्कन खोला, देखा वो बड़ी जल्दी जल्दी उड़ रहे, लाइक पेट्रोल, लाइक गर्ल्स जो नेल पॉलिश रिमूवर लगाती है, एसीटोन, कईयों के घरों में कभी सुना स्पिरिट, थिनर। अगर कोई लिक्विड बड़े जल्दी वेपर फेज में जा रहा है, इसका मतलब उस लिक्विड के एक मॉलिक्यूल का अपने जैसे दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन वीक होगा या स्ट्रांग होगा। अगर किसी लिक्विड की वेपराइज होने की टेंडेंसी, गैस फेज में जाने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब उस लिक्विड को वेपर फॉर्म में जाने से उसका दूसरा मॉलिक्यूल रोक नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, सबने एक दूसरे को पकड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से पकड़ा, तो क्या उनका उड़ना आसान होगा जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ते जाएंगे? नहीं ना। ऐसे केस में मैं बोलूंगा, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को पकड़ लिया तो वो लिक्विड थिक हो गया, विस्कस हो गया, और एक को दूसरे ने पकड़ा, दूसरे को तीसरे ने पकड़ा। ये अबिलिटी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में होती है? जब एक ने दूसरे को पकड़ना है, दूसरे को तीसरे ने पकड़ना है, तो ये एबिलिटी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वहां लिक्विड चेन बना के लाइक विस्कस हो जाएंगे, और उनका उड़ना, उनका बॉयल करना, उनका वेपर फेज में जाना मुश्किल हो जाएगा। सो जिन लिक्विड्स में the liquids having higher tendency to bind each other because of any interaction, like intermolecular hydrogen bond, are more viscous, but their tendency to vaporize is less. Such liquids are said to be less volatile. यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी बढ़ने से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ने से वोलाटिलिटी डिक्रीजेस। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू, इसके बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, बट वोलाटिलिटी घटेगी। वोलाटिलिटी घटेगी। इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक पेट्रोल, थिनर और स्पिरिट, या फिर केरोसिन ऑयल, such liquids do not have hydrogen bonding ability among their molecules.
अब अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल, अब आप मुझे ये बताना, मिथेनॉल का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मिथेनॉल से ज्यादा अच्छा होगा या इथेनॉल का बॉन्ड इथेनॉल के साथ ज्यादा अच्छा होगा? क्या फर्क है दोनों में? देखो, एक मॉलिक्यूल वैसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसमें भी OH एक ही है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बना सकता है। पर क्वालिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्वालिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कार्बन चेन बड़ी हो चुकी है, और कार्बन चेन क्या चाहती है कि OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? नहीं, कार्बन चेन डज नॉट वांट द 2 OH टू कम क्लोजर। इसलिए अगर कोई आपसे ये पूछे इथेनॉल और इथेनॉल को अलग करना आसान होगा या मिथेनॉल और मिथेनॉल को अलग करना आसान होगा, कौन से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना आसान होगा? इथेनॉल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा वोलाटाइल होने की टेंडेंसी रख सकता है, अगर हमें कोई ऐसे पूछे, तो इथेनॉल। वी एक्सपेक्ट कि इथेनॉल शुड बी मोर वोलाटाइल। So basically in this way you can compare that which liquid will be rather than more volatile or less volatile. I'm giving you one more example. मान लो अगर मैं आपके सामने मिथेनॉल का कंपैरिजन ईथर से करवा दूं, ईथर, क्या मैं ईथर के इस हाइड्रोजन को अपने नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करने की इजाजत दे सकता हूं? क्या ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, और वो भी वो कार्बन जो कि कौन सी हाइब्रिडाइज्ड है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसलिए ये हाइड्रोजन कनेक्टेड टू sp3 कार्बन तो यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। तो एक ईथर के मॉलिक्यूल्स को दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो अब आप मुझे बताओ, एक ईथर है और एक मिथेनॉल है, एक अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ईथर में नहीं है, तो विच लिक्विड इज मोर वोलाटाइल? विच लिक्विड विल बी मोर वोलाटाइल? कौन इजिली उड़ेगा? नीचे वाला। इसलिए आपसे पूछा जाता है ईथर इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट देन मिथेनॉल। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में। सो आई विल सिंपली से ईथर इज मोर वोलाटाइल देन मिथेनॉल because there is no hydrogen bonding among ether molecule। एक ईथर मॉलिक्यूल की दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछे वाटर एक लिक्विड है, मिथेनॉल दूसरा लिक्विड है, और ईथर तीसरा लिक्विड है, इन तीनों लिक्विड में कौन ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ, मिथेनॉल का मॉलिक्यूल मिथेनॉल के साथ, और ईथर का मॉलिक्यूल ईथर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ज्यादा अच्छी करेगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां होगी? आप बोलोगे वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनॉल से बेटर है। रीजन क्या दोगे? क्योंकि वाटर में OH ग्रुप ज्यादा है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप है, दिस इज OH, दिस इज OH। वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 4। मिथेनॉल का एक मॉलिक्यूल 3। पर यहां तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ऑप्शन नहीं है मिथेनॉल ईथर में, डाइमिथाइल ईथर में। सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, विस्कोसिटी का ऑर्डर
वोलाटिलिटी का ऑर्डर विल बी द सेम. Oh, sorry. Boiling point, solubility, viscosity that will continue to decrease. लेकिन अगर वोलाटिलिटी का ऑर्डर पूछा, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा वहां वोलाटिलिटी कम, तो कौन सा लिक्विड सबसे जल्दी वेपराइज होगा? ऑब्वियसली ईथर एज कंपेयर टू वाटर. सो वोलाटिलिटी ऑर्डर increases as you go from water to ether molecule. इसीलिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, nitric acid, they are higher boiling liquids. Why? तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे और नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे कि आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप दिख रहा है, जिस ग्रुप के ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप दिख रहा है, OH. तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड अपने जैसे दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी रखेगा? बिल्कुल रखेगा. नाइट्रिक एसिड अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. So such acids have higher boiling point. और जहां हमने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब ये लिक्विड है तो मैं लिक्विड की बात में बात करूंगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर हाई होगी, उनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, बट उनकी वोलाटिलिटी डिक्रीज करेगी. तो मैं कहूंगा सच लिक्विड्स है हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, higher viscosity but less volatility because they have OH groups. अब इसको अगर हम जैसा कि if I just check, अगर मैं एक्चुअली मैं टाइम देख रहा था, अभी टाइम है अपने पास, तो अब मैं यहां पे ये चीज जरूर लिख सकता हूं, such acids due to the presence of OH groups, they can form intermolecular hydrogen bonds and hence they are generally higher boiling liquids. They have higher solubility in water, less volatility. अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, which is very very important question for your exam point of view. अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं, अमोनिया में नाइट्रोजन हटा के फास्फोरस लगा दूं, HF में फ्लोरीन हटा के HCl लगा दूं, फिर चाहे मैं फॉस्फीन, आर्सीन, आर्सेनिक लगा दूं, एंटीमनी लगा दूं, HBr लगा दूं, HI लगा दूं, सिलेनियम, टेलुरियम लगा दूं,
पर मैंने हर बार ऑक्सीजन हटा के सल्फर सेलेनियम टेलुरियम लगा दिया, नाइट्रोजन हटा के फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी लगा दिया, फ्लोरीन हटा के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दी। और आपसे पूछा जाता है व्हाई boiling point of water is higher than any of them, ammonia is higher than any of them, HF is higher than, why boiling point of HF is higher than any of them? तो सबसे पहले ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जिस लिक्विड के अंदर होगा, जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, उसमें हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू व्हाट? हाइड्रोजन कनेक्टेड टू डैश एटम कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज दैट डैश? किस हाइड्रोजन किस किस एटम से जुड़ा हुआ हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। डोंट फॉरगेट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अगर मैं कोई ये कह दे वाटर ने दूसरे वाटर को पकड़ा, तो क्या यहां पर अगर मैंने ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया, क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। यहां ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है। दिस नेगेटिव इज शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कि वो इस पॉजिटिव को सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे। ऐसा नहीं है इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सल्फर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, पर सल्फर पे नेगेटिव चार्ज उतना नहीं है जो इस H+ को इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ दे दे कि लगभग 5 से 60 किलो जूल पर मोल इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगे। ऐसा नहीं है। जब तक यहां नेगेटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस पॉजिटिव चार्ज को सफिशिएंट अट्रैक्शन दे ताकि इस बॉन्ड को ब्रेक होने में 5 से 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी इतनी लग जाए, तब तक मैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंटेबल नहीं कर सकता। इसीलिए हमने ये बोला इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये एटम फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, sp कार्बन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ताकि इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से उतनी अट्रैक्शन हो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी तो लगे। इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया में दिस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्टिल काउंटेबल। पर अगर मैंने यहां फास्फोरस लगा दिया, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के जरा बताओ। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नियरली सेम है। तो अगर यहां फास्फोरस होता, मैंने चार्जेस यहां उल्टे लगा दिए, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर यहां फास्फोरस होता तो डेफिनेटली वो H से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली नहीं खींच सकता था। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हाइड्रोजन से इतनी जोर से पुल करे कि यहां नेगेटिव चार्ज फॉस्फीन में pH3 में सफिशिएंट बिल्ट हो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं था। इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी तरह फ्लोरीन के केस में, HF के केस में, HF वर्सेस HF का तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया था कि HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट HF इज वेरी हाई बॉइलिंग लिक्विड। इसलिए ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई HF हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, HBr, HN? व्हाई अमोनिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन, आर्सेन, स्टीबीन? Why water has high boiling point than H2S, H2SE और H2PE? So basically जब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं ना जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली के मेंबर जैसे ही उनके कंपाउंड्स के साथ ही कंपैरिजन करोगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा।
यहाँ पे जब मैंने अपने टाइम ये टॉपिक पहली बार पढ़ा था, मैं ऐसे सोच रहा था अमोनिया तो गैस होती है, तो अमोनिया के बॉइलिंग पॉइंट की बात क्यों हो रही है? बॉयल तो हम किसी लिक्विड को करते हैं। H2S तो गैस होती है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये ध्यान रखो, जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ना कि मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये है मेरे पास सब लोग यहाँ लिक्विफाई कर दिए मैंने, सब लिक्विड फॉर्म में है, अब मैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं उनको वेपर फॉर्म में भेज रहा हूं, तो देख रहा हूं किसको ज्यादा हीट चाहिए, किसको कम हीट चाहिए। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, वहां एक लिक्विड के मॉलिक्यूल ने दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को टाइटली पकड़ लेने, तो उसको वेपर फेज में भेजना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बताने लगा हूं, ध्यान से समझना। उस एप्लीकेशन को मैं लिंक करूंगा गैसियस स्टेट के साथ। और ये मैं क्वेश्चन का आंसर अब जो करने लगा हूं ना, ये गैसियस स्टेट में शीट में था, और मैंने उस टाइम पे चुपचाप वहां बिना बताए आगे बढ़ गया था। फिर कुछ बच्चों ने मुझे शीट के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया और मुझे बोला सर ये शीट में ऐसा लिखा है, जो बताने लगा हूं वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो मैंने बोला इसका आंसर ना आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। लेट मी डिस्कस। सपोज कोई मुझे ये कह दे एक HCl वेपर्स है गैस फॉर्म में, और HF सपोज वेपर्स है, मैं वेपर्स की बात कर रहा हूं। तो HCl के वेपर्स में और HF के वेपर्स में, अब मैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ये देख रहा हूं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस H प्लस, दिस इज अगेन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब पहले मेरी बात ध्यान से समझना, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है और नोट करने वाला, समझने वाला पॉइंट है। अब मुझे ये बात बताओ, जब एक गैस के मॉलिक्यूल ने दूसरे गैस मॉलिक्यूल को पकड़ा है वाया सम बॉन्ड, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जिसको हम मेजर करते थे रियल गैस इक्वेशन में वैन डर वाल कांस्टेंट ए से। अगर आपको ध्यान आए तो वैन डर वाल कांस्टेंट ए, वैन डर वाल कांस्टेंट बी, तो जहां ए वर्ड यूज करते थे वहां हम कहते थे मोर अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल। तो क्या यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स आपको दिख रही है इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में, ये वाला बॉन्ड आपको ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग लग रही है या क्लोरीन वाली लग रही है? विच अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज मोर इन केस ऑफ HF? तो मैं कह दूंगा दिस इज हाउ आई कैन कंपेयर वैन डर वाल कांस्टेंट ए। मैं बोलूंगा इस वेपर का वैन डर वाल कांस्टेंट ज्यादा होगा, इस वेपर का वैन डर वाल कांस्टेंट ए कम होगा। तो वैन डर वाल कांस्टेंट उन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा दिखेगा जहां आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि वैन डर वाल कांस्टेंट इज वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितना टाइटली पकड़ के बैठे। पर ये चीजें मैं तब आपके सामने नहीं रख सकता था जब तक हमने कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे वर्ड्स ना सुने होते। तो जहां मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वी कॉल उनका वैन डर वाल कांस्टेंट इज हाई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? कि वैन डर वाल कांस्टेंट ए it measures intermolecular force of attraction,
and the molecules having higher tendency to form hydrogen bond, obviously intermolecular, will tightly bind each other. For such gaseous molecules, van der Waals constant A will be more. पर अभी आपको मैंने 50% स्टोरी बताई है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में बता। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? यस। ओके, अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? यस। ओके, क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? यस। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नो, नो। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, every dipole dipole attraction is not hydrogen bond, but every hydrogen bond is a dipole dipole attraction. आप पूछोगे आए ये क्या लोचा है? मैंने अभी आपको क्या बोला, जिस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कम से कम 5 से 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग जाए, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड का टैग देते। यहां का जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वेरी लेस एनर्जी चाहिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लोअर लिमिट से भी कम है। इसलिए इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं देते, इट इज सिंपली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब सिंपल इतना है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड का आपस का अट्रैक्शन। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसे दो एटम्स का कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जहां मैंने यहां पे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रखा था ना, तो नेगेटिव चार्जेस सो हाई कि इसका अट्रैक्शन इस एक्सप्लस के साथ इतना है कि डेफिनेटली इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वेरी हाई एनर्जी चाहिए। और अगर वो एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल से अबव लग जाए तो मैं कह दूंगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आ गया। बट दिस हाइड्रोजन बॉन्ड सो कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स इज वेरी वीक, it requires even less than 5 kilojoule per mole energy. That's why we count it as simply dipole dipole attraction but not hydrogen bond. So I will say dipole dipole attraction unless it becomes significant and requires bond energy of the order 5 to 60 kilojoule per mole is not counted like hydrogen bond. So अगर यही चीज मैं यहां बात करूं ना, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया था, तो इस एग्जांपल में आपसे ये पूछूंगा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? आप बोलोगे यस। क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? आप बोलोगे यस। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? आप बोलोगे नो। क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है? यस। पर बोलोगे ये वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो अब मेरा सवाल आपसे ये होगा, आप मुझे ये बताइए, अगर वाटर वेपर फेज में है, वेपर फेज में वाटर है, और H2S तो गैस है, वो भी वेपर फेज में है, तो किसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट हाई होगा? वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए वाटर वेपर का ज्यादा होगा या H2S का ज्यादा होगा? तो मैं बोलूंगा यस,
वाटर वेपर्स के लिए A मोर होगा रादर देन H2। इसी तरीके से अमोनिया और अगर मुझे कंपैरिजन करना हो अमोनिया और वाटर वेपर्स फॉर्म में, suppose this is in vapor phase, this is in vapor phase, which hydrogen bond you think is strong? वाटर वाला। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वंडरवॉल कांस्टेंट वाटर वेपर्स और अमोनिया में किसके लिए ज्यादा होगा? वाटर के लिए ए वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अब मेरा सवाल आपसे ये, आपको याद है हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा था 8/27 टाइम्स A अपॉन R इंटू B, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू A के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो किस वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा? किस वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा? वाटर। और हमने पढ़ा था जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसको लिक्विफाई करना आसान होगा या मुश्किल होगा? जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, तो उसके लिए लिक्विफाई करना आसान। So that's the one of the biggest reason for you why water even exists at room temperature, but ammonia at room temperature it's a gas, क्योंकि वाटर का A वैल्यू so हाई कि रूम टेम्परेचर ही उसके लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है। इसलिए वाटर इज इजियर टू लिक्विफाई, स्टीम इज इजियर टू कंडेंस, पर अमोनिया वेपर्स आर नॉट एज इजियर टू कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड अमोनिया। So I hope this is clear to you why substance will exist like a liquid if its A value is so high that its critical temperature is such a large कि room temperature से भी high critical temperature है। इसीलिए HF का हाइड्रोजन बॉन्ड तो और स्ट्रॉन्ग है। तो HF का लिक्विड, HF at room temperature also exists as liquid. Water at room temperature exists as a gas. So, I hope you must have found the lecture to be interesting and useful for you. कुछ लोगों को भूख लग रही थी, I know that, but ठीक है, क्लास हम एंड करते हैं। But this lecture was the most important lecture for you from your exam point of view. So, thank you so much. Going to end up the meeting. Have a nice day ahead. सो ग्रेट फैन ऑफ BKM सर नाम का स्टूडेंट है। तो बेटा अब खाना खाओ, बहुत देर से चिल्ला रहा है बेचारा। ओके बच्चों, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक यू सो मच।